माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्थानांतरण वेतन और वेतन विसंगति और प्रोन्नति के बारे में सख्ती से इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया कि शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो भी वेतन है विसंगति है, जैसे बहुत से शिक्षकों का बेसिक पे कम पर उनका वेतन निर्धारण हुआ था HRMS पोर्टल पर, तो ये सब चीज़ का निराकरण कर दिया जाना है। समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि 9 सितंबर 2025 को जो कमेटी का गठन हुआ था, वो कमेटी के अनुशंसा पर 1 to 5 का जो विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है, उनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था इस पत्र में दोस्तों, वो था क्या कि विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि स्थानीय निकाय के रूप में या नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है उसका गणना होगा, लेकिन किस में गणना होगा, वो प्रोन्नति में गणना होगा, यानी प्रमोशन में गणना होगा। इसमें शिक्षा मंत्री ने भी, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इसे स्पष्ट किया है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनका जो पहले का सेवा है यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने सेवा किया है उसका गणना किया जाएगा, लेकिन प्रोन्नति में किया जाएगा। इस प्रकार के से दोस्तों सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दे दिया गया है प्रोन्नति में। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो
विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंस सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान डीए उसमें जोड़ेंगे, एचआरए, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका
ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% डीए एचआरए मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया, और 11,808 रुपया जो है उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया, और डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया, 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद टीटी पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है, और इसमें आप जब डीए एचआरए लगाएंगे मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया, 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है, और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका डीए हो जाएगा, एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है एनपीएस में वो 9,888 रुपया हो रहा है, और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा, और इसमें डीए एचआरए जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा, और इनहैंड सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का, और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंड सैलरी अभी 49,574 रुपया है, और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद, या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए, 36,530 रुपया हो जाएगा, और इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहैंड सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है, और इनहैंड सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है, और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,000
₹879 है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है, और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंड सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहैंड सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी, यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।